हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पित गर्ग। D2H एकेडमी की ओर से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो है लेबर कोड बिल्स के ऊपर, जो हमारे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि हमारी सरकार कुछ नए लेबर कोड बिल्स लाए हैं। तो आइए जानिए ये लेबर कोड बिल्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेबर या वर्कर इस शब्द का प्रयोग किस कंटेक्स्ट में किया गया है इन लेबर कोड बिल्स में। तो लेबर या वर्कर एक वो पर्सन है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपॉइंट किया गया है। अभी तक के जो लेबर बिल्स थे या लेबर लॉस थे, वो इंडिया में ज़्यादातर सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही एप्लीकेबल थे एंड सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। बाकी 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, वो इन लेबर कोड बिल्स में कवर नहीं हो पा रहे थे। सो सरकार का सबसे मेन रीज़न ये नए बिल्स या नए रिफॉर्म्स लाने का था कि उनको ये जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में गैप है, ये इनको फिल करना था। तो ये है हमारे 4 लेबर कोड बिल्स। सो इंडिया में स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास पावर्स है लेबर के ऊपर लॉज बनाने का। आज के टाइम में इंडिया में 40 से भी ज़्यादा लेबर लॉज है। सो इन 40 प्लस लेबर लॉज को गवर्न करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। सो इस टास्क को सिंपल करने के लिए गवर्नमेंट ने 29 लेबर लॉज को इन 4 बिल्स के अंदर मर्ज किया है। सो जो सबसे पहला बिल है वेज कोड बिल, ये पिछले साल ही पास हो गया था एंड ये 4 लॉज को कवर करता है। जो दूसरा बिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर पे, वो 13 लॉज को कवर करेगा। सोशल सिक्योरिटी बिल 9 लॉज को कवर करेगा एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, ये 3 लॉज को कवर करेगा। तो ये जो नए बिल्स आए हैं, इनको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो 40 प्लस लेबर लॉज में से जो अभी एग्जिस्टिंग है, उसमें से कुछ लेबर लॉज ऐसे हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम के हैं। मतलब जब ब्रिटिश हमारी कंट्री पे रूल करते थे, वो तब बनाए गए थे। 1939 एंड 1930s के लॉज हैं, तो वो आज के टाइम के हिसाब से हेल्पफुल नहीं है। एंड ये 40 प्लस बिल्स को गवर्न करना एंड रेफर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नए बिल्स लाए हैं। तो ये जो नए बिल्स आए हैं, ये फैक्ट्री ओनर्स को भी हेल्प करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड लेबर्स को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो सबसे पहला बिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड पे। सो इस बिल का सबसे मेजर चेंज है वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी इस बिल के अंडर कवर करता है, जो प्रीवियस किसी लेबर लॉ में कवर्ड नहीं थे। सो जो भी वर्कर अपना परमानेंट स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है एंड वहाँ पे 18,000 से कम सैलरी कमाता है पर मंथ, तो वो इस बिल के अंडर कवर होगा। सेकेंड चेंज इस बिल में ये है कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्री का डेफिनेशन चेंज किया है। अभी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिधर 20 प्लस वर्कर्स है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, वो फैक्ट्री कहलाएगी। एंड 40 प्लस वर्कर्स वाला एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, वो भी फैक्ट्री कहलाएगी। इस बिल के आने से पहले अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेम्पररी वर्कर्स या लेबर को हायर करता था, तो उसे काफ़ी लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। हर स्टेट से हायर करने का अलग लाइसेंस हुआ करता था। बट ये बिल के आने से कॉन्ट्रैक्टर को एक सेंट्रलाइज्ड लाइसेंस मिलेगा, जिससे वो अलग अलग लोकेशन से कई वर्कर्स को हायर कर पाएगा। ये बिल में पहले कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स का हायर करने का लिमिट 20 था, जो अब बढ़ा के 50 कर दिया गया है। एंड लेबर के वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर ड्यूरिंग अ डे 8 आवर्स पर रखा है। इस बिल के अकॉर्डिंग वुमेन भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अभी काम कर पाएगी एंड एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वुमेन वर्कर एंड बाकी वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए। सेकेंड बिल है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग, एजुकेशन बेनिफिट्स, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लिमिटेड थे। बट ये बिल के आने से अब ये सारे बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को एंड गिग वर्कर्स को भी मिलेंगे। अभी गिग वर्कर्स कौन है? गिग वर्कर्स वो है जो किसी कंपनी के साथ या किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ परमानेंट नहीं है,
बट नीड बेसिस पे है, जैसे स्विगी डिलीवरी बॉयज, जोमेटो डिलीवरी बॉयज, ये सब गिग वर्कर्स कहलाएंगे। इस बिल के अकॉर्डिंग एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाएगा जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम नई स्कीम्स सजेस्ट करेगा जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियल होगी। जो भी कंपनी इन कॉन्ट्रैक्टेड या गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, वो कंपनीज को अभी अपना टर्नओवर का 1 to 2% इन गिग वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड बिल पे, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल है क्योंकि ये बिल डील करता है ट्रेड यूनियन से, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। पहले क्या होता था, अगर किसी भी फैक्ट्री को क्लोज डाउन करना है या एम्प्लॉयज़ को फायर करना है, तो अगर वो फैक्ट्री में 100 से कम एम्प्लॉयज़ है तो वो विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन उन एम्प्लॉयज़ को फायर कर सकती थी। बट ये नए बिल में वो लिमिट को 100 से 300 कर दिया गया है। मतलब अब अगर किसी फैक्ट्री में 300 तक वर्कर्स है तो उन्हें फायर करने के लिए एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, कोई भी एम्प्लॉयर अपने फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं रखना चाहता था, बिकॉज अगर उसे आगे जाके अपनी फैक्ट्री क्लोज करनी है या प्रोडक्शन कम करना है तो वो उन वर्कर्स को फायर नहीं कर पाता था। उन्हें अपने लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके उनको फायर करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो फैक्ट्री का साइज है वो छोटा ही रहता था एंड प्रोडक्शन कम हो रहा था। कोई भी एम्प्लॉयर 2 या 3 फैक्ट्री खोलना प्रेफर करता था रादर देन एक फैक्ट्री का साइज बड़ा करने से। अभी ये थ्रेशहोल्ड को 100 से 300 चेंज करने से ये बेनिफिट होगा कि जो फैक्ट्री ओनर है वो अपने फैक्ट्री में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कर पाएगा। वैसे ये चेंज 16 स्टेट्स ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हैं एंड उधर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 25% प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज की ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू वो स्टेट जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ के ऊपर फायर करने के लिए परमिशन चाहिए। अब जो सेकेंड मेजर चेंज इस बिल में है वो है स्ट्राइक के ऊपर। कोई भी वर्कर अगर उसे लीगल स्ट्राइक करना है तो उसे उसके एम्प्लॉयर को 60 डेज नोटिस देना पड़ेगा, जो पहले कभी एप्लीकेबल नहीं था। एंड इसमें भी अगर कोई मैटर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास है तो उस दौरान वो वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है एंड वो मैटर के रिजॉल्व होने के 60 डेज के बाद तक भी वो वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है। तो इससे प्रैक्टिकली लीगल स्ट्राइक करना इम्पॉसिबल हो जाता है वर्कर्स के लिए। अभी करंट सिनेरियो में जो असेंशियल सर्विसेज के वर्क जैसे वाटर डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, सीवेज के वर्कर्स है, ये लोग को स्ट्राइक पे जाने से पहले एक 6 वीक का नोटिस देना कंपलसरी है। बट अब गवर्नमेंट ने सारे वर्कर्स को इस लॉ के अंडर कवर किया है। जो तीसरा मेजर चेंज इस बिल में आया है, पहले से परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या वर्कर्स के लिए वर्कर क्लासिफिकेशन, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स का स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ करता था। बट अब ये बिल के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टेड या परमानेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये थे मेजर चेंजेस इन लेबर लॉ बिल्स में जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब इन बिल्स की 2 मेजर क्रिटिसिज्म है कि वर्कर यूनियन को लगता है कि उनको अभी इजीली फायर किया जा सकता है, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड सेकेंड, कि जो वर्कर या लेबर्स की डिमांड है उसको मीट करने के लिए कोई प्रॉपर मीडियम नहीं बनाया है एंड लीगल स्ट्राइक पे 60 डेज का नोटिस होने की वजह से वर्कर्स या लेबर्स अपनी डिमांड एम्प्लॉयर के सामने रख नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नए लेबर लॉज। आई होप मैं आपको ये लेबर लॉज के मेजर चेंजेस प्रॉपरली कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वापस हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।